हाय एवरीवन। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मौर्य उत्तरकाल और लास्ट हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज हम 51 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और मेरा नाम है सीमा त्यागी और हम कर रहे हैं हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज। तो आप ध्यान से पढ़िए, टॉपिक को पूरा कंप्लीटली एंड तक पढ़िए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। प्राचीन नगर धान्य कटक का प्रतिनिधि है। प्राचीन नगर धान्य कटक मतलब धान्य कटक इसमें से और किसका नाम है भाई? तो अमरावती को धान्य कटक के नाम से भी जाना जाता है। तो अमरावती का प्रतिनिधि धान्य कटक या धान्य कटक का प्रतिनिधि अमरावती है। उसके बाद मौर्य के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था? अब मौर्य के बाद जो वंश आया था, अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ईसा की आरंभिक शताब्दी में भारत से पश्चिम में होने वाले निर्यात की वस्तु नहीं है? भारत का जो पश्चिमी वाला इलाका है, यहां से जो निर्यात हो रहा है, इनमें से कौन सी वो वस्तु नहीं है जिसका निर्यात नहीं हो रहा है? तो मोती का भी निर्यात हो रहा है, महीन वस्त्र का भी और जवाहरात का, तो चांदी का निर्यात नहीं हो रहा है। निम्न शासकों में से किसने वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है? तो ये हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था। गौतमी पुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का क्या कहा जाता है? रक्षक कहा जाता है, क्योंकि इसने द्विज को जनेऊ को धारण किया था, चारों वर्णों को माना था, चारों वर्णों को बढ़ावा दिया था, ब्राह्मण धर्म का रक्षक माना गया है इसको। तो ये है आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी, राइट आंसर इसका सी। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यवन प्रिय शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? यवन प्रिय काली मिर्च को, क्योंकि यवनों को बहुत मतलब पसंद थी, फेवरेट थी, तो इसको यवन प्रिय कहा जाता है। तो काली मिर्च का जहां भी आए तो यवन प्रिय से रोल है। मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसका अधिकार था? जब मौर्य का एंड हो गया था, तो उत्तर और पश्चिम वाली जो सीमा पर अधिकार पूछा जा रहा है, वो किसका था? इसमें कहीं भी शुंग वंश नहीं है। बैक्ट्रियन ग्रीक विदेशी आ चुके थे। कौन आ चुके थे? ग्रीक। ठीक है, ग्रीक, बैक्ट्रियन ग्रीक या इंडो ग्रीक या हिंदी यवन कुछ भी लिखा सकता है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ होता है? विक्रम संवत वैसे तो 57 बीसी से स्टार्ट होता है, 57 बीसी, बट इसमें 57 नहीं है, तो क्या है? 58 बीसी। विक्रम संवत क्या था? विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था। इसको मैं थोड़ा सा आपको पढ़ा देती हूँ। देखिए, जो शक शासक भारत में आए थे, शक भारत में एंट्री की थी और ये जगह जगह मतलब अलग अलग जगहों पर फैल गए थे। यहाँ पे जो मथुरा वाला इलाका है, मथुरा वाला इलाका, ठीक है, यहाँ पे मालवा वाला इलाका है, नासिक मालवा, ठीक है, नासिक है, यहाँ वाले इलाके है। उसके बाद यहाँ पे है जो तक्षशिला वाले इलाके में, तो यहाँ पे उत्तरी क्षत्रप बोले जाते थे, उत्तरी क्षत्रप, ठीक है, क्षत्रप बोला जाता है, उत्तरी क्षत्रप। यहाँ वाले जो इलाके में है दक्षिण क्षत्रप बोला जाता है, दक्षिण, ठीक है। तो ये सख्त चार पार्टों में अलग अलग भारत में फैल गए थे, ठीक है। और जो उत्तरी वाले बोले जाते थे वो तक्षशिला और मथुरा में, और जो पश्चिमी वाले, नॉर्थ दक्षिण वाले, पश्चिमी वाले बोले जाते हैं पश्चिमी ये पश्चिमी क्षत्रप। तो ये पश्चिमी में कौन कौन से आते थे? पश्चिमी के अंदर आते थे आपका मालवा और नासिक। मालवा और नासिक जो समझा रही हूँ, टॉपिक में हम सब चीजें पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है कि जो मालवा के क्षत्रप थे ना, विक्रमादित्य ने इनको पराजित कर दिया था। विक्रमादित्य के द्वारा इनको पराजित कर दिया गया था। मालवा क्षत्रप को विक्रमादित्य के द्वारा पराजित कर दिया गया था, ठीक है। विक्रमादित्य ने इनको पराजित किया था और एक संवत चलाया था जिसको क्या बोलते हैं? मालव संवत भी बोल देते हैं। मालव संवत, विक्रम संवत या कृत संवत, संवत, कोई भी नाम आए कंफ्यूज मत होना। ये 57 बीसी में शकों को हराकर विक्रमादित्य के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये है आपका मालव संवत, विक्रम संवत और कृत संवत। मतलब एक तरह से संवत चलाना, कैलेंडर चलाना, अपना टाइमिंग स्टार्ट कर देना कि यहाँ से टाइम स्टार्ट होता है। तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट हम चलेंगे, निम्नलिखित में से किनका पेरिप्लस ऑफ द एरिंथियन सी में दक्षिण के दो महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय बाजारों का उल्लेख हुआ? मतलब कौन से हैं इसमें से चार में से दो जिनका पेरिप्लस ऑफ द एरिंथियन सी में क्या हुआ है?
जिक्र हुआ। आपको पता है ये एक ग्रंथ है, एक बुक है, और इसका जो राइटर है अभी तक अज्ञात बताया गया है। इसने भारत का रोम में होने वाला व्यापार, भारत से जाने वाला व्यापार, चीजें सब बताई है इस बुक में। तो जो प्रतिष्ठान एवं तगर है वो दक्षिण पथ के दो बाजार हैं जो इसने बताया, जहां से व्यापार बाजार वगैरह निर्यात वगैरह हुआ करता था। निम्नलिखित में से किसने चार अश्वमेध यज्ञ की बात आती है, तो प्रवरसेन प्रथम की बात है जिसने चार अश्वमेध यज्ञ कराए थे। किस अभिलेख के रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है। रुद्रदामन का आपको पता है जूनागढ़ अभिलेख जो मिलता है, जो काठियावाड़ में है, जिसको जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख भी बोल सकते हैं, काठियावाड़ में है, गुजरात में है। तो वो वाला जो अभिलेख है, देखो जूनागढ़ अभिलेख है, नाम है अभिलेख का, गिरनार नामक स्थान पर है तो उसे गिरनार अभिलेख बोल देते हैं। एडजट ये जगह है जो है काठियावाड़ में है, तो इसलिए पूछा जाए आपसे कहाँ है तो काठियावाड़ में बताया जाएगा, गुजरात। ठीक है, तो ये जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। तो सारी रिलेटेड बातें भी, ये संस्कृत का विद्वान था, व्याकरण इसको आती थी, ये सब इस चीजें है इसी में लिखी हुई है जूनागढ़ अभिलेख में। रुद्रदामन कौन थे, तो रुद्रदामन शक शासक था, शक राजा था। ठीक है, कौन था, शक राजा। मैंने अभी बताया ना 4 एरिया में फैला हुआ था, तो ये शक राजा था। और बाद में मालवा में जो इनको घसेट दिया था ना विक्रमादित्य ने, फिर बाद में वहीं पर उसी जगह पे ही ये जो वंश स्थापित होता है रुद्रदामन वहीं पे स्थापित करता है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो मालवा में विक्रमादित्य ने खदेड़ कर 57 BC में संवत शुरू किया था ना, वहीं पर फिर दोबारा एक वंश स्थापित होता है जिसको कार्दमक वंश बोला जाता है, और जिसकी स्थापना में जो प्रसिद्ध शासक रहेगा वो रुद्रदामन यहाँ पर शासन करेगा मालवा में। ठीक है, वो अपने एरिया को पूरी तरफ फैला के रखता है। समझ आ गया। तो इसका जो जिक्र है जूनागढ़ अभिलेख में है, रुद्रदामन शक राजा था। नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन भारत के साहित्य इतिहास में पाणिनि और पतंजलि की ख्याति प्राप्त नाम है। ऐसा कह रहे हैं कि किसके काल में इन दोनों का नाम सुनने को मिला है। भाई वैसे तो हमें पता है कि पाणिनि का जिक्र तो हम पहले ही नंद वंश के काल में सुन चुके हैं, पर हाँ पतंजलि का जिक्र शुंग वंश में आ रहा है बार बार। बट ये दोनों का नाम आ कहाँ रहा है, दोनों का इकट्ठा नाम कहाँ आ रहा है, तो बता देती हूँ आपको। जो पतंजलि ने अपनी एक बुक लिखी थी, ठीक है, सॉरी पाणिनि ने अपनी एक बुक लिखी थी, पाणिनि अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, इसी पर कमेंट लिखा या इसी पर टीका लिखी है पतंजलि ने, महाभाष्य। तो पतंजलि की बुक है महाभाष्य, पाणिनि की अष्टाध्यायी। तो ये जो महाभाष्य बुक है ना, ये जो लिखी गई थी ये शुंग काल में लिखी गई थी। इसमें योग से रिलेटेड बातें तो है ही, पतंजलि वाली बुक में व्याकरण से रिलेटेड बातें तो है ही, पर ये व्याकरण ग्रंथ है, साथ में शुंग वंश की बातें भी इसके अंदर लिखी हुई है, वहां की जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो अब आप देखो, जब ये कहा जाएगा कि पतंजलि ने महाभाष्य लिखी, पाणिनि की टीका, पाणिनि की अष्टाध्यायी पे, तो दोनों का जिक्र आ रहा है, तो शुंग वंश में आ रहा है। 2 अश्वमेध यज्ञ करा रहा है पुष्यमित्र शुंग ने, 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। निम्नलिखित में से कौन सा युगम संगत है, मतलब कह रहे हैं कि कौन सा राइट है और कौन और सारे रॉन्ग है, एक राइट होगा इसमें, वो बताना है हमें। तो पुष्यमित्र शुंग है, पतंजलि से संबंध है, बिल्कुल लगता है, अभी जस्ट हम पढ़ के ही आए हैं। कनिष्क थे नागसेन जी, नागसेन नहीं था, उसके काल में नागार्जुन था। मिनांडर के काल में अशोक का मिनांडर से कोई संबंध नहीं था, मिनांडर का नागसेन से संबंध था, क्योंकि नागसेन और मिनांडर के बीच बातचीत हुई थी। और चंद्रगुप्त हरिशेन से क्या संबंध रखते हैं, हरिशेन का संबंध तो समुद्रगुप्त से है। तो राइट आंसर क्या इसका है, पुष्यमित्र शुंग का पतंजलि के साथ संगम सही बिट फिट है, मतलब क्योंकि ये इसके काल में था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। शुंग कला के संबंध में निम्नलिखित में से क्या कथन सही नहीं है, तो देख लीजिए शुंग काल में क्या सही नहीं है। इसमें जातक कथाएं का अंकन था, ये तो था भाई, जातक कथाएं भी थे, लोक धर्म का अंकन भी है, लोक धर्म का अंकन, जातक कथाएं, गौतम बुद्ध के जीवन की संबंधित घटनाएं भी हैं। इसमें बोध का मनुष्य के रूप में अंकन नहीं किया हुआ है, तो बुद्ध को मनुष्य के रूप में कहीं भी ऐसा मूर्ति वूर्ति बना के या उसके बारे में कह के नहीं दिखाया गया। शुंग शासक अग्निमित्र निम्न में से किस लेखक की कृति का नायक है। शुंग शासक था, जैसे हम पुष्यमित्र शुंग पढ़ते हैं, फिर अग्निमित्र भी आता है। तो जो अग्निमित्र है ना, उसके बारे में एक पूरा नाटक लिखा गया है, एक पूरा बुक लिखी गई है जिसको बोलते हैं मालविका अग्निमित्र। ठीक है, मालविका इसकी प्रेमिका थी और अग्निमित्र ये खुद था, तो मालविका अग्निमित्र है। तो वो लिखा किसने, इनकी प्रेम गाथा को कालिदास ने लिखा हुआ है।
तो पूछा गया किस लेखक का ये नाटक था या कृति थी, तो वो कालिदास की रही है। अवंती स्थित कौन से शुंग शासक को महाकवि कालिदास ने अपने नाटक का नायक बनाया है, तो अग्निमित्र को अपने नाटक का नायक बनाया है कालिदास ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक है? भाई ये हमें बार बार पूछ के पकाओगे क्या? वर्ण व्यवस्था का रक्षक जो है वो, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? भैया इसमें तो पुष्यमित्र शुंग दे रखा है, पर बार बार हम तो गोमती पुत्र सातकर्णी पढ़ते आ रहे हैं ना। वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है, तो राइट आंसर इसका वैसे सी है, बट इसमें पुष्यमित्र शुंग टॉपिक चल रहा है तो ये बार बार शुंग पर ही जोर दे रहे हैं, पर इसका राइट आंसर जो जाएगा वो गौतमी पुत्र सातकर्णी ही जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भूमि माप था? मतलब इन चार में से ऐसा कौन सी चीज है जिससे भूमि मापी जाती थी, मतलब भूमि माप के बारे में है, तो वो निवर्तन है। निवर्तन भूमि माप था। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, मतलब पतंजलि है किसके समकालीन थे, तो वो पुष्यमित्र शुंग के थे। योग का आविष्कार कौन था? पतंजलि के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है, निवर्सित मतलब वर्जित और अवर्जित। ये वर्ड तो आपको पता है ना, वर्जित वर्जित होना अवर्जित होना। तो इसमें कह रहे हैं कि शूद्रों के लिए ये वर्ड कौन सी जगह लिखे हुए हैं कि हाँ यहाँ इनको जाना वर्जित है, यहाँ इनको जाना अवर्जित है। तो ये वाले वर्ड शूद्रों के लिए कहाँ लिखे हुए हैं, तो ये पाणिनि की अष्टाध्यायी में शूद्रों के लिए वर्जित और अवर्जित शब्दों का यूज हुआ है। ठीक है। निम्न विक्रम और शक संवत में कितना अंतर है, तो 135 का अंतर है। मतलब क्या है, क्योंकि विक्रम संवत कितना है 57 है और शक संवत कितना है 78 है। तो इसको करते हैं तो टोटल कितना होता है 5। ठीक है, 7 और 3। ठीक है, हो गया ना 135, तो उनका टोटल कर देते हैं तो इनमें अंतर बताया जाता है। क्योंकि ये वैसा ही राइट मतलब लिखा हुआ है कितना अंतर है, तो इनको आप क्या करते हैं दोनों ही प्लस कर दिए जाते हैं। रोम से भारत की ओर सोने के बहते जाने की बात, मतलब काफी बात कहता है कि भारत रोम से भारत की तरफ सोना आता जा रहा है, यहाँ के मसाले वहां जा रहे हैं, महंगे दाम पर मसाले देते हैं, सोना सारा रोम का भारत आ रहा है। तो ऐसी जो व्याख्या कर रहा है वो पिल्ली के द्वारा की जा रही है कि रोम गरीब होता जा रहा है, भारत अमीर होता जा रहा है, क्योंकि सारा का सारा जो सोना है उनका भारत में आ गया है। इनमें से कौन सा कथन मौर्योत्तर भू व्यवस्था से संबंध नहीं रखता है? मैंने कहा कि कौन सा कथन है जो मौर्योत्तर भू व्यवस्था से संबंध सही नहीं है, मतलब संबंध नहीं है इन चारों स्टेटमेंट में। व्यक्तिगत स्वामियों को अपनी भूमि का संपूर्ण अधिकार होता था। आज तक तो ऐसा कहीं सुनने को नहीं मिलता। व्यक्तिगत स्वामी को अपनी भूमि के हस्तांतरण करने का सीमित अधिकार था। हाँ, वो अपनी जमीन को दे सकता था, किसी को ट्रांसफर कर सकता, पर ये नहीं कि भाई बार बार एक लिमिटेड सा ही हस्ताक्षर कर सकता था। भाई हाँ, उसकी मजबूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है, गैर धार्मिक कार्यों के लिए भूमि के हस्तांतरण का कोई अभिलेख नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अगर किसी को हमने मतलब जमीन दी है गैर धार्मिक कार्य में, अगर एक तो धार्मिक कार्य में दी है तो अलग बात है, अगर गैर धार्मिक कार्य की भूमि है तो उसका कोई अभिलेख अभी तक हमें नहीं मिला है। भूमि को उपजाऊ बनाने वाला कोई व्यक्ति उसका स्वामी हो सकता था। ये कह रहे हैं कि अगर भूमि को उपजाऊ बना रहा है कोई, उसकी बंजर भूमि है, कहीं से पेड़ काट रहा है, उसको उपजाऊ बना रहा है, जो सबसे पहले उस भूमि को जोतता है वो उसका स्वामी माना जाता है। पिलनी कौन था? पिलनी एक यूनानी भूगोल विशेषज्ञ था। ठीक है, तो पिलनी एक भूगोल विशेषज्ञ माना जाता है। अशोक और कनिष्क दोनों ने ही क्या किया था? बौद्ध सम्मेलन बुलाए थे। आपको भी पता है अशोक ने पाटलिपुत्र में बुलाया था और कनिष्क ने कश्मीर कुंडल वन में या कुंडल ग्राम में बौद्ध सम्मेलन बुलाया था। तो दोनों ही ने ही बौद्ध सम्मेलन किए हैं। इसने कौन सा किया है? तीसरा बौद्ध सम्मेलन, और इसने चौथा बौद्ध सम्मेलन किया, या बौद्ध संगीति जिसको बोल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। पेरिप्लस ऑफ द एरिंथियन सी नामक साहित्य साक्ष्य, भाई ये ग्रंथ है, एक बुक है जिसका राइटर अज्ञात है। भारत के किस पक्ष पर प्रकाश डाला है? तो ये हमेशा व्यापार और वाणिज्य पर ही प्रकाश डाला। इसने सारी व्यापार वाणिज्य की ही बातें बताई है भारत के बारे में, किसका कहाँ कौन सी जगह से व्यापार होता था। आर एस शर्मा के अनुसार भारत में सामंतवाद का उदय निम्नलिखित स्थिति में हुआ है। आर एस शर्मा के अनुसार जो भारत में सामंतवाद का उदय हुआ है
धार्मिक फायदा उठाने वाले अनुदान भूमि, साम्राज्य का विघटन, एक शासक का दूसरे शासक पर अधिकार, ग्रामों का सामूहिकरण। तो जो आर एस शर्मा ने अपनी स्टेटमेंट दी है वो है धार्मिक फायदा उठाने वालों की अनुदान भूमि। महाभाष्य किस विषय की पुस्तक है? तो ये तो हमें पता ही है, व्याकरण से रिलेटेड पुस्तक है, व्याकरण विषय। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई। पानी आठ, अष्ट पानी है, हम अष्ट 8 बार पीते हैं, तो ऐसे याद करना, पाणिनि अष्टाध्यायी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य के समय में एक विशेषता विदेशी व्यापार की उन्नति स्वीकार किया। ये कह रहे हैं कि जो ये टाइमिंग चल रहा था ना 200 बीसी से 300 ईस्वी तक का, ये 200 ईसा पूर्व है और ये 300 ईस्वी है। कह रहे हैं कि इस टाइम में काफी व्यापार में उन्नति हुई है। इनमें से कौन सा एक ऐसा कारण है जो सहायक नहीं है व्यापार को उन्नत करने में? भारत का राजनीतिक दृष्टि से एक हो गया था। मौर्य शासकों ने विभिन्न सड़कों का निर्माण करने और समान प्रशासकीय व्यवस्था लागू करने से व्यापार में उन्नति हुई थी। भारतीय ग्रीक शासकों ने पश्चिमी एशिया और मेडिटेरेनियन देशों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिए थे। शक, पार्थियन, कुषाण शासकों के मध्य एशिया के देशों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गए थे। ये तो राइट है कि भाई विदेशी भारत में आ चुके थे, अटैक होने लगे थे, काफी व्यापार की नॉलेज भी हुई थी, काफी व्यापार आना जाना हो चुका था, सिल्क रूट का भी आपको पता चल गया है, तो विदेशों के आने से व्यापार होना, तो ये दोनों तो राइट है बिल्कुल। सड़कें वगैरह मौर्य काल में काफी बन गई थी, तो ये भी कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है। पर राजनीतिक दृष्टि से एक हो गया था, पहली बात तो राजनीतिक दृष्टि से ऐसा कुछ एक हुआ ही नहीं था, और ऐसा राजनीतिक व्यापार की उन्नति में कोई भी इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं करता। कनिष्क ने सारनाथ बुद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? देखिए, कनिष्क था ना जो, जैसे वैसे तो इसकी मतलब कनिष्क गद्दी पर 78 में बैठा था, और इसने सब एक प्रतिमा थी जो सारनाथ लेके आया था बुद्ध की। तो ये पूछ रहे हैं कि जो बुद्ध की प्रतिमा सारनाथ लेके आया था वो उस अभिलेख में बताई गई है, सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की थी, तो वो कब का टाइमिंग था? तो वो 81 का था। कब का था? 81 का। कनिष्क कालीन व्यापार की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? तो कनिष्क की जो व्यापार की जानकारी है अवदांस्तक में मिलती है। कनिष्क के काल की व्यापार की जानकारी सोदरानंद में नहीं मिलती, बुद्ध चरित्र में भी नहीं मिलती, दिव्य अवदान में नहीं, अवदांस्तक में मिलती है। शक तो कब प्रारंभ होता है सभी को पता है, 78 में शक संवत, और 57 में विक्रम संवत। 57 नहीं है तो 58। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किन सन में हुआ था? तभी हुआ था जब उसने शक संवत चलाया था। उत्तरी तथा दक्षिणी उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किसने किया था? देखिए पॉइंट क्या पूछा हुआ है, अलग अलग पॉइंट आते हैं। देखो वैसे हम पढ़ते हैं ना कि कुषाण वो सातवाहन ने शीशे के सिक्के चलाए थे, बट इससे पहले शीशे के सिक्के है ना, जो स्ट्रेटो आया था, स्ट्रेटो, ठीक है, स्ट्रेटो आता है, हिंदियावन एक शासक था, हिंदियावन आते हैं, तब उसने स्ट्रेटो द्वितीय ने भी शीशे के सिक्के चलाए थे। पर जहां भी कोई सिस्टम से चीज चलाई जाती है उसके बारे में पूछा जाता है। उत्तर और उत्तर पश्चिमी, ये वाला उत्तर वाला एरिया और उत्तर पश्चिमी वाला एरिया, भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए गए थे, तो पूछ रहे हैं किसके द्वारा किए गए थे? तो कुषाणों ने किए थे। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो बुद्ध का जो अंकन मिला है वो कनिष्क के सिक्कों पर मिला है। ठीक है, किसके सिक्कों पर? कनिष्क के सिक्कों पर। नहपान कौन था जिसके साथ इसका युद्ध हुआ था? नहपान। ठीक है। कुजुल कडफिसस, विम कडफिसस कौन था? ये कुजुल कडफिसस संस्थापक था कुषाण वंश का, और विम कडफिसस उसके बाद आता है सेकेंड नंबर पे। निम्नलिखित में से, और ये बुद्धगुप्त गुप्त वंश का है, कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? ये भी हमने पढ़ा है क्या? अश्वघोष है, भवघोष लिखा हुआ है, वसुमित्र भी है, विशाखा दत्त जिसकी मुद्रा राक्षस बुक है वो नहीं था भाई उसके दरबार में, ये तो हम मौर्य काल में पढ़ के आ चुके हैं। काव्य शैली के प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? मतलब काव्य शैली का जो जिक्र है हमें पढ़ा ना, जो रुद्रदामन का अभिलेख पढ़ा है, उसकी काव्य शैली है, चंपू शैली है, ये है वो सब पढ़ा हुआ ना, तो काठियावाड़ के रुद्रदामन का जो अभिलेख मिला है उसी में ही ये काव्य शैली का जिक्र है। यूनानी लेखक जस्टिन के द्वारा किसे सेंट्रोकोटस कहा गया? कुछ एक आधे क्वेश्चन है जो लास्ट टॉपिक के बीच के अंदर घुसा देते हैं।
तो सेंड्रोकोटस तो आप सभी को पता है चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है। फाहियान ने उल्लेख किया कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था। ऐसा फाहियान ने बताया है कि भारत का कोई भी सम्मानित, मतलब सम्मानित अच्छा ही होगा, जब सम्मानित ही जिसके लिए वर्ड यूज कर दिया तो वो मांस नहीं खाएगा, ये राइट है। अशोक का युग शाहकार के विकास की दृष्टि में मील का पत्थर था, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही बताइए। आपको पता है कि अशोक ने सब ये धीरे धीरे करके सब जीव जंतुओं को मरवाना बंद कर दिया था, तो एक तरह से शाकाहारी खाना बनना शुरू कर दिया था, उसका मतलब विकास हो चुका था, मील का पत्थर था ये, ठीक है। तो ये दोनों राइट है। बट आप खुद सोचो, फाहियान ने उल्लेख किया कि भारत में कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था, क्योंकि अशोक ने शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का, मतलब अशोक ने बंद किया था, अशोक ने बहुत लास्ट में बंद किया था, और फिर भी ये नहीं है कि लोग खाए या ना खाए, किसी के घर में नहीं जाया जाता था, बस उसने रूल रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग कर दिए थे, ठीक है। बट इसका फाहियान ने कहा इसका और अशोक ने कहा इसका, इनका कोई संबंध आपस में नहीं है। तो इसे जो कारण और कथन दोनों राइट है, पर इसकी जो स्पष्टीकरण है आर नहीं करता। सातवां काल में कुलिक निगमों का क्या अर्थ है? कुलिक निगम जहां वर्ड आए ना तो बोल देना श्रेणियां, श्रेणियां ही कुलिक निगम है, मतलब इसका जो पर्यायवाची है समानार्थी है, श्रेणियां है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। यह तथ्य है कि सातवां समुद्री व्यापार करते थे और उनके पास जल सेना थी, एक विशेष दोहरे मसूल के जहाज वाले सिक्के मिले हैं, तो ये किसके बारे में है? तो अभी हमने शायद लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, जो यज्ञश्री था ना, यज्ञश्री सातकर्णी, वो व्यापार करता था, व्यापार में फेमस बताया गया है, तो उसी के जो जहाज मिले हैं और दोहरे मसूल के जहाज मिले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। सातवाहनों ने किन धातुओं में अपने सिक्के ढाले हैं? देखिए, वैसे तो एक मिनट, वैसे जब हम सात इनको पढ़ते हैं ना, सातवान वंश वालों को, तो एक वशिष्ठ पुत्र है, नहीं सिर्फ वशिष्ठ पुलुमावी लिखाएगा, वशिष्ठ पुलुमावी, ठीक है। इसके काल में भी ऐसा लिखा हुआ है कि इसकी जो नाव थी ना, इसकी जो नाव थी तो उस पे दोहरे पतवार थे, दोहरे पतवार, दोहरे पतवार वाली नाव के सिक्के इसने चलाए थे। दोहरे पतवार वाली नाव के सिक्के जो है वशिष्ठ पुलुमावी ने चलवाए थे। बट यहाँ कहीं भी ऑप्शन में वशिष्ठ नहीं है। और फिर उसके बाद हमने इस तरह यज्ञश्री को पढ़ा था कि यज्ञश्री ने नाव या जलयान के अंकन कराए थे, सिक्कों पर नाव या जलयान अंकित कराया था। तो अगर दोहरे मस्तूल या दोहरे पतवार के आते हैं तो वो आपका आता है वशिष्ठ पुलुमावी, वशिष्ठ, ठीक है। पर यहाँ वशिष्ठ ऑप्शन में नहीं है, तो यज्ञश्री ही आप राइट करोगे, क्योंकि यज्ञश्री ने भी नाव के और जलयान के इनके सब सिक्के जहाज वगैरह चलाए थे, तो ये राइट आंसर है। ओके, खासकर समुद्री यात्रा पर जो बल आए तो वो स्पेशली यज्ञश्री का ही आएगा। सातवाहनों ने किन धातुओं में अपने सिक्के ढाले हैं? तो सातवाहनों ने शीशे में भी, तांबे में भी, चांदी में भी, पोटिन में भी अपने सिक्के ढाले हैं। मेन सातवाहनों ने सिक्के चलाए थे शीशे के। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा सही है? अभी सातवाहन काल में गौलिक व हालिक, ये स्टेटमेंट दी गई सातवाहन के बारे में कि राज्य की प्रशासनिक नियंत्रण करने वाले ग्राम अधिकारी, राज्य की ओर से प्रशासन करने वाला कभी कोई ग्राम अधिकारी नहीं होता। सम्राट को व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए राज्य के संरक्षण बिल्कुल मिलता था, राज्य के संरक्षण मिल करता था, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद गांव में काम करने वाले छोटे शिल्पी होते थे, ये भी होते थे। व्यवसाय के आधार पर निर्धारित उपजातियां होती थी, व्यवसाय के आधार पर निर्धारित उपजातियां होती थी, ये भी राइट है। तो आंसर रॉन्ग कौन सा है इसमें? ए रॉन्ग है कि राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करने वाले ग्राम अधिकारी थे। तो ऐसा तो कहीं नहीं सुना आपने कि ग्राम अधिकारी राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर सके। तो ये सीधा थोड़ा आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़नी होगी। और ये हमारा कंप्लीट होता है मौर्य उत्तरकाल, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़ना मौर्य उत्तरकाल को, 2 से 3 बार क्लास को पढ़ोगे
वीडियो पसंद आती है आप वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन तैयार करके और इतना डिटेल में आपको पढ़ा रही हूँ। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कोई प्यारा सा कमेंट जरूर डालिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए डालती रहूँ। जल्दी ही हमें डिटेल में वीडियो पढ़नी शुरू करेंगे, बस थोड़ा एक बार एंशिएंट को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, बाय बाय।